गुड मॉर्निंग एवरीवन गाइज। प्रीवियस सेशन में हमने नेम रासुंडा के प्रीवियस पार्ट को कंप्लीट किए थे, जिसके अंतर्गत एक्टिविटी रेशियो के बारे में हम डिस्कस किए थे। इस सेशन में हम नेक्स्ट नंबर के टॉपिक जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट से संबंधित टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। पहले नंबर पे आपका फेरस सल्फेट आता है। इसी को हम आयरन सल्फेट के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड फर्टिलाइजर्स विच इज़ स्प्रेड एट द रेट 0.5% ऑन द स्टैंडिंग क्रॉप्स लाइक ग्राउंड नट सोयाबीन, यानी कि सोयाबीन एंड ग्राउंड नट के स्टैंडिंग क्रॉप्स में सर्वाधिक कॉमनली रूप से प्रयोग किए जाने वाला फर्टिलाइजर्स आपका फेरस सल्फेट होता है, जिसका प्रयोग स्प्रे के रूप में किया जाता है। कितनी परसेंट मात्रा पर? तो 0.5% मात्रा में इसका प्रयोग किया जाता है। टू कंट्रोल आयरन क्लोरोसिस, यानी कि ग्राउंड नट एंड सोयाबीन में आयरन के क्लोरोसिस को कंट्रोल करने के लिए फेरस सल्फेट का प्रयोग किया जाता है और इसमें 19% तक आयरन की मात्रा पाई जाती है, यानी कि आयरन सल्फेट या फिर फेरस सल्फेट में आयरन की मात्रा 19% तक पाई जाती है। और इसमें सल्फर की मात्रा अवेलेबल होने के कारण ही तिलहनी फसलों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है, जो कि ग्राउंड नट एंड सोयाबीन फसलों के लिए उपयोगी होता है। दूसरे नंबर का फर्टिलाइज़र है मैग्नीज सल्फेट। सेकेंड नंबर का माइक्रो न्यूट्रिएंट से संबंधित जो फर्टिलाइज़र है वो आपका मैग्नीज सल्फेट है। सेकेंड नंबर का जो माइक्रो न्यूट्रिएंट से संबंधित फर्टिलाइज़र है वो आपका मैग्नीशियम सल्फेट है, मैग्नीज सल्फेट है। इसमें भी सल्फर की मात्रा पाई जाती है, तो इसका भी प्रयोग लगभग दलहनी एंड तिलहनी फसलों के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। तो मैग्नीज सल्फेट इज मोस्ट पॉपुलर मैग्नीज फर्टिलाइजर्स विच कंटेन 26% मैग्नीज, यानी कि मैग्नीज फर्टिलाइजर्स के अंतर्गत सर्वाधिक जो पॉपुलर मैग्नीज फर्टिलाइजर्स होता है वो आपका मैग्नीज सल्फेट होता है। मैग्नीज सल्फेट जो होता है वो मोस्ट पॉपुलर मैग्नीज फर्टिलाइजर्स विच कंटेन 26% मैग्नीज, यानी कि मैग्नीज फर्टिलाइजर्स के अंतर्गत सर्वाधिक जो फेमस या फिर पॉपुलर फर्टिलाइजर आपका मैग्नीज सल्फेट होता है। इसमें मैग्नीज की कितनी मात्रा पाई जाती है? तो 26% तक इसमें मैग्नीज की मात्रा पाई जाती है। तीसरे नंबर का फर्टिलाइजर है माइक्रो न्यूट्रिएंट से संबंधित तो जिंक सल्फेट है। जिंक सल्फेट में जिंक की मात्रा 36% तक पाई जाती है। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड जिंक फर्टिलाइजर्स, यानी जिंक के फर्टिलाइजर्स के रूप में सर्वाधिक रूप से प्रयोग किया जाने वाला जो फर्टिलाइजर होता है आपका जिंक सल्फेट होता है। इट इज अप्लाइड एज बोथ सॉइल एंड प्लांट्स, यानी कि जिंक सल्फेट का जो है प्रयोग दोनों ही जगह पर किया जाता है। एक तो आपका इसका हम सॉइल में एप्लीकेशन कर सकते हैं, कितनी मात्रा में? तो 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सॉइल में प्रयोग कर सकते हैं। और इसका प्रयोग जो था वो प्लांट पर स्प्रे के रूप में भी जो है 0.5% मात्रा का प्रयोग कर सकते हैं। जिंक ऑक्साइड जिसमें 78% तक जिंक की मात्रा पाई जाती है, यूज्ड एज सीड ट्रीटमेंट, यानी जिंक ऑक्साइड का प्रयोग जो होता है वो सदैव सीड के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है, जिसमें जिंक की मात्रा 78% होती है, जो कि सबसे हाईएस्ट इसमें जिंक की मात्रा पाई जाती है। चौथे नंबर का माइक्रो न्यूट्रिएंट से संबंधित फर्टिलाइजर आपका बोरेक्स है। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर द बोरान फर्टिलाइजर्स, यानी कि बोरेक्स फर्टिलाइजर का प्रयोग जो होता है वो बोरान फर्टिलाइजर्स के रूप में सर्वाधिक रूप से प्रयोग किया जाने वाला बोरेक्स फर्टिलाइजर होता है, यानी कि बोरान फर्टिलाइजर के अंतर्गत सर्वाधिक रूप से प्रयोग किया जाने वाला जो फर्टिलाइजर होता है वो आपका बोरेक्स होता है। इट इज़ वाइट कंपाउंड कंटेनिंग, यह सफ़ेद रंग का यौगिक होता है, यानी बोरेक्स जो होता है एक प्रकार का सफ़ेद रंग का यौगिक होता है, जिसमें 11% तक बोरान की मात्रा पाई जाती है। इट इज़ हाईली सोल्यूबल इन वाटर, यह पानी में बहुत ही अधिक ज़्यादा मात्रा में सोल्यूबल होता है, इसीलिए इसे हम बोरान फ्रूट्स के नाम से भी जानते हैं। हेंस शुड बी यूज्ड एज बोरान फ्रूट्स है, इसीलिए इसका प्रयोग जो होता है वो बोरान फ्रूट्स के रूप में किया जाता है। फिर से बोरेक्स क्या होता है? तो बोरेक्स जो होता है वो बोरान फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग किए जाने वाला सर्वाधिक मोस्ट फर्टिलाइजर होता है। क्या? बोरेक्स है। इसमें यह एक प्रकार का वाइट कंपाउंड वाला बोरेक्स फर्टिलाइजर जो होता है वो वाइट कंपाउंड, यानी बोरेक्स फर्टिलाइजर जो होता है वो वाइट कंपाउंड वाला बोरेक्स फर्टिलाइजर होता है, जिसमें बोरान की मात्रा 11% तक पाई जाती है। इट इज़ हाईली सोल्यूबल इन वाटर, यानी यह पानी में बहुत ही अधिक मात्रा में सोल्यूबल फर्टिलाइज़र होता है, इसीलिए इसका प्रयोग जो होता है वो बोरान फ्रूट्स के रूप में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है 5वें नंबर का जो फर्टिलाइज़र है माइक्रो न्यूट्रिएंट, यानी 5वें नंबर का जो माइक्रो फर्टिलाइजर्स है वो आपका कॉपर सल्फेट होता है। कॉपर सल्फेट इट इज़
कॉमनली यूज्ड फॉर बोथ स्प्रेइंग ऑन प्लांट्स एंड अप्लाइंग एज सॉइल, यानी कि कॉपर सल्फेट का भी प्रयोग दोनों जगह पर किया जा सकता है। इसका पहले नंबर पे स्प्रेइंग के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, दूसरे नंबर पे प्लांट पर स्प्रे के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि इसका प्रयोग जो होता है प्लांट पर स्प्रेइंग के रूप में भी किया जा सकता है और फिर इसका प्रयोग जो होता है सॉइल में भी एप्लीकेशन किया जा सकता है। इसमें कॉपर की जो मात्रा होती है 22.5% तक पाई जाती है, यानी कॉपर सल्फेट में जो कॉपर की मात्रा पाई जाती है वो 22.5% तक पाई जाती है। छठवें नंबर का जो फर्टिलाइजर है वो आपका अमोनियम मॉलिब्डेट होता है, यानी कि छठवें नंबर का जो माइक्रो न्यूट्रिएंट से संबंधित फर्टिलाइजर होता है आपका अमोनियम मॉलिब्डेट होता है। इट इज़ यूज्ड एज फोलियर स्प्रे, यानी कि अमोनियम मॉलिब्डेट का प्रयोग जो होता है केवल फोलियर स्प्रे के रूप में किया जाता है। इन पल्सेस मॉलिब्डेनम इज मोर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जो पल्स क्रॉप्स होती हैं उसमें मॉलिब्डेनम जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होता है, क्योंकि इट इज कंटिन्यू ऑफ द हीमोग्लोबिन हेंस, यानी कि इससे यानी क्योंकि मॉलिब्डेनम जो होता है दलहनी फसलों में जो लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसका मुख्य अवयव होता है। हेंस कैन बी यूज्ड एट 3 ग्राम पर किलोग्राम सीड ऑफ पल्सेस, यानी कि सीड के एक यानी कि पल्स के 1 किलोग्राम सीड में, यानी कि पल्स के 1 किलोग्राम सीड में इसकी 3 ग्राम मात्रा जो होता है प्रयोग में लाई जाती है। ईट कंटेंस 54% मॉलिब्डेनम, यानी कि अमोनियम मॉलिब्डेट में मॉलिब्डेनम की जो मात्रा होती है वो 54% तक पाई जाती है। और मॉलिब्डेनम जो होता है वो दलहनी फसलों में लेग हीमोग्लोबिन के फार्मेशन में हेल्प करता है, रूट नोड्यूल्स के फार्मेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट अगले फर्टिलाइजर की बात करते हैं तो नेक्स्ट फर्टिलाइजर है आपका जिप्सम। नेक्स्ट फर्टिलाइजर इज जिप्सम, जिसे हम कैल्शियम सल्फेट के नाम से जानते हैं। इसका केमिकल फार्मूला CaSO4 2H2O होता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू जिप्सम, इट इज कंटेन्स 29.2% कैल्शियम एंड 18.6% सल्फर, यानी कि जिप्सम में 29% तक, यानी जिप्सम में 29% तक कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है, जबकि सल्फर की मात्रा इसमें जो होता है वो 18 से 19% तक पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट एग्रीकल्चर ग्रेड जिप्सम 70%, यानी कि एग्रीकल्चर ग्रेड जिप्सम में कितनी परसेंट सल्फर की मात्रा पाई जाती है तो 70%, यानी कि एग्रीकल्चर ग्रेड जिप्सम का परसेंटेज कितना होता है तो एग्रीकल्चरल ग्रेड जिप्सम का जो परसेंटेज होता है वो 70% होता है। नेक्स्ट पॉइंट इन जनरल केसेस 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जिप्सम यूज्ड फॉर द सल्फर एंड कैल्शियम रिक्वायरमेंट स्पेशली इन ओनियन मस्टर्ड एंड ग्राउंडनट एंड पल्स क्रॉप्स, यानी कि जो दलहनी फसलें होती हैं, ग्राउंडनट वाली फसलें जो होती हैं, मस्टर्ड फसलों में, ओनियन फसलों में विशिष्ट रूप से कैल्शियम के लिए आवश्यक होता है। फिर से इन जनरल केसेस 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जिप्सम यूज्ड फॉर सल्फर, यानी कि सामान्य रूप से 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जिप्सम का प्रयोग जो था वो सल्फर के लिए किया जाता है, जबकि कैल्शियम रिक्वायरमेंट स्पेशली इन ओनियन मस्टर्ड ग्राउंडनट एंड पल्सेस, और कैल्शियम की आवश्यकता जो होती है विशिष्ट रूप से ओनियन मस्टर्ड ग्राउंडनट एंड पल्स क्रॉप्स में होती है, इसलिए इसकी मात्रा प्रयोग में लाई जाती है। किसकी? जिप्सम का मात्रा प्रयोग में लाया जाता है, क्योंकि इसमें सल्फर की मात्रा होती है, यानी तिलहनी फसलों के लिए उपयोगी होता है। नेक्स्ट पॉइंट इन पल्सेस फॉर्म्ड इनडाइजेस्टिबल प्रोटीन इन द डिफिशियंसी ऑफ सल्फर, यानी कि पल्सेस में इन पल्सेस फॉर्म्ड इनडाइजेस्टिबल प्रोटीन इन द डिफिशियंसी ऑफ सल्फर, यानी कि जिप्सम जो होता है पल्स क्रॉप्स में इनडाइजेस्टिबल प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है सल्फर की अनुपस्थिति में, यानी कि दलहनी फसलों में यदि सल्फर की कमी हो जाती है, यानी दलहनी फसलों में यदि सल्फर की कमी हो जाती है तो दलहनी फसल जो होता है वो इनडाइजेस्टिबल प्रोटीन का फॉर्मेशन कर देती है, इस जिसका यूज जो होता है वो हम ह्यूमन बीइंग जो होता है अपने भोजन में नहीं कर पाता है। नेक्स्ट पॉइंट इन ग्राउंड नट पॉपिंग इज काज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी बाई कैल्शियम, यानी कि ग्राउंड नट में जो पॉपिंग होता है या फिर ग्राउंड नट का जो कर्नेल्स होता है उसमें दाना बिल्कुल ही नहीं पड़ता है, एकदम खाली रह जाता है। यह किसके कारण होता है तो कैल्शियम की डिफिशियंसी के कारण होता है। यदि हम ग्राउंड नट के फील्ड में यदि हम जिप्सम का प्रयोग कर देते हैं तो कैल्शियम की भी पूर्ति हो जाती है, जिससे पॉपिंग नहीं हो पाता है। इसके बाद जो सल्फर होता है वह प्रोटीन यानी डाइजेस्टिबल प्रोटीन के फॉर्मेशन में भी हेल्प कर देता है और प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है फॉर रिक्लेमेशन ऑफ अल्कलाई सॉइल एंड जिप्सम यूज्ड एट द रेट 800 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, यानी कि रिक्लेमेशन ऑफ अल्कलाई सॉइल यानी कि अल्कली सॉइल को सुधारने के लिए जिप्सम की कितनी मात्रा प्रयोग में लाई जाती है तो 800 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मात्रा इसकी प्रयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट हेडिंग, अगला हेडिंग क्या कह रहा है भाई, तो नेक्स्ट हेडिंग इज
मेथड्स ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, यानी फर्टिलाइजर एप्लीकेशन के मेथड्स। पहले नंबर पे मेथड आता है बेसल डोज। बेसल डोज का मतलब होता है द एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड एट द टाइम ऑफ सोविंग, यानी कि बुआई के समय जब हम किसी से पेस्टिसाइड या फिर किसी भी फर्टिलाइजर्स का एप्लीकेशन करते हैं तो उसी को हम बेसल डोज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फास्फोरस फर्टिलाइजर सप्लाइड एट द बेसल डोज ड्यू टू देयर स्लो रिलीजिंग नेचर, यानी कि स्लो रिलीजिंग नेचर होने के कारण, यानी फास्फोरस फर्टिलाइजर सप्लाइड एट द बेसल डोजेज, यानी कि बेसल डोजेज के रूप में केवल फास्फेटिक फर्टिलाइजर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि फास्फेटिक जो फर्टिलाइजर्स होते हैं इनकी जो स्लो रिलीजिंग कैपेसिटी होती है वह धीरे धीरे होती है, यानी कि स्लो रिलीज नेचर पाया जाता है, यानी कि स्लोली रिलीजिंग नेचर के उपस्थिति के कारण ही फास्फोरस का प्रयोग जो होता है वो बेसल डोज के रूप में किया जाता है, क्योंकि इसकी जो स्लो यानी कि इसकी रिलीजिंग जो कैपेसिटी होती है बहुत ही स्लो होता है। नेक्स्ट पॉइंट, डीप प्लेसमेंट ऑफ फर्टिलाइजर। पहले नंबर पर बेसल डोज था, दूसरे नंबर पर आपका डीप प्लेसमेंट ऑफ फर्टिलाइजर। इन पैडी ओनली अमोनियम फॉर्म अमोनियम आयन इनकॉर्पोरेटेड इन रेड्यूस्ड जोन टू प्रिवेंट लीचिंग एंड वोलेटिलाइजेशन लॉसेस, यानी कि राइस के फील्ड में लीचिंग लॉसेस को रोकने के लिए, वोलेटिलाइजेशंस के लॉसेस को रोकने के लिए रेड्यूस्ड जोन में जो है अमोनियम फार्म वाला फर्टिलाइज़र जो होता है वो इनकॉर्पोरेट या फिर दिया जाता है। किसके केस में? तो पैडी के फील्ड में, यानी कि इन पैडी यानी कि धान के खेत में केवल अमोनियम फार्म वाले जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो रिड्यूस्ड जोन में दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि उसमें जो लीचिंग एंड वोलेटिलाइजेशन के तरह जो लॉसेस होता है उसको रोकने के लिए, यानी फिर से पैडी के फील्ड में लीचिंग लॉसेस को रोकने के लिए, वोलेटिलाइजेशन लॉसेस को रोकने के लिए जो अमोनियम फार्म वाले फर्टिलाइज़र्स होते हैं या फिर अमोनियम फार्म्स वाले जो फर्टिलाइज़र्स या फिर अमोनियम जो आयन्स होता है उसको रिड्यूस्ड जोन में दिया जाता है जो कि मोर देन कितना मिलीमीटर होता है? 10 मिलीमीटर के ऊपर होता है, क्योंकि 1 से 10 मिलीमीटर तक ऑक्सीडाइज्ड जोन पाया जाता है, मोर देन 10 मिलीमीटर आपका रिड्यूस्ड जोन पाया जाता है। तो पैडी के केस में जो होता है वो रिड्यूस्ड जोन में ही फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन किया जाता है। तीसरे नंबर का जो मेथड्स ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन है वो आपका स्टार्टर डोज है। स्टार्टर डोज का मतलब इन लेग्यूम एंड वेजिटेबल सीडलिंग एट ट्रांसप्लांटिंग अप्लाइड NPK एट द रेट 1:2:1 रेशियो, यानी कि इन लेग्यूम क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स, यानी कि लेग्यूम्स एंड वेजिटेबल के सीडलिंग में ट्रांसप्लांटिंग के समय NPK की कितनी रेशियो दी जाती है? तो स्टार्टर डोज का मतलब यही होता है कि इन लेग्यूम्स एंड वेजिटेबल सीडलिंग्स एट ट्रांसप्लांटिंग अप्लाइड NPK एट 1:2:1 रेशियो, यानी कि लेग्यूम्स एंड वेजिटेबल के सीडलिंग के ट्रांसप्लांटिंग के समय NPK की कितनी रेशियो दी जाती है? तो 1 से 2 संबंधी 1 का रेशियो दिया जाता है। तो इसी को हम स्टार्टर डोज के नाम से जानते हैं। चौथे नंबर पे आपका स्प्लिट डोज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, यानी कि नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का जो स्प्लिट डोज होता है ये चौथे नंबर का मेथड होता है, यानी स्प्लिट डोज ऑफ नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन को 2 भागों में दिया जाता है। कब दिया जाता है? तो फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू स्प्लिट डोज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर टू इंक्रीज नाइट्रोजन इफिशियंसी, यानी कि नाइट्रोजन की इफिशियंसी को इंक्रीज करने के लिए अप्लाई टू स्प्लिट डोज इन मोस्ट ऑफ द सीरियल्स हैविंग क्रॉप्स ड्यूरेशन 4 to 5 मंथ्स, यानी कि 4 से 5 महीने वाली फसल्स में फिर से इंक्रीज नाइट्रोजन इफिशियंसी अप्लाई टू स्प्लिट डोजेज इन मोस्ट ऑफ द सीरियल्स हैविंग क्रॉप ड्यूरेशंस 4 to 5 मंथ, यानी कि वे फसल से जिसका क्रॉप ड्यूरेशन 4 से 5 महीने तक होता है, तो यानी कि वह सीरियल क्रॉप्स जिसका ड्यूरेशन 4 से 5 महीने का होता है, तो यानी मोस्ट ऑफ द सीरियल क्रॉप्स, यानी कि सर्वाधिक सीरियल क्रॉप्स में जिसका क्रॉप ड्यूरेशन 4 से 5 महीने होता है उसमें नाइट्रोजन जो होता है 2 भाग करके या फिर 2 स्प्लिट में दिया जाता है, ताकि उसकी इंक्रीजिंग इफिशियंसी, यानी कि नाइट्रोजन की जो इंक्रीजिंग इफिशियंसी है वो बढ़ जाए, यानी कि नाइट्रोजन की इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए सर्वाधिक सीरियल्स क्रॉप्स में नाइट्रोजन को 2 स्प्लिट या फिर 2 भागों में दिया जाता है, और सीरियल्स क्रॉप का जो ड्यूरेशन होता है वो लगभग 4 से 5 महीने का होता है। फिर से टू इंक्रीज नाइट्रोजन इफिशियंसी अप्लाई टू स्प्लिट्स डोजेज इन मोस्ट ऑफ द सीरियल्स हैविंग क्रॉप ड्यूरेशन 4 to 5 मंथ्स, यानी कि सर्वाधिक जो सीरियल्स क्रॉप ड्यूरेशन 4 से 5 महीने होता है, इसीलिए उसमें नाइट्रोजन को 2 भागों में दिया जाता है ताकि नाइट्रोजन की इफिशियंसी जो है वो बढ़ जाए। नेक्स्ट पॉइंट, अप्लाइड 3 स्प्लिट डोजेज फॉर क्रॉप हैविंग ड्यूरेशन मोर देन 5 मंथ्स, यानी कि वे फसल से जिनका क्रॉप ड्यूरेशन 5 महीने से अधिक होता है, तो उस प्रकार के सॉइल्स में हम
नाइट्रोजन की इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए 3 डोजेज में नाइट्रोजन का एप्लीकेशन करते हैं बहुत सही। यानी कि वे फसल्स जिसका क्रॉप ड्यूरेशन 4 से 5 महीने के अंदर होता है, तो उस प्रकार के फसलों में नाइट्रोजन की इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन का एप्लीकेशन हम 2 स्प्लिट में करते हैं। इससे के एग्जाम्पल के तौर पर सभी प्रकार के जो सीरियल क्रॉप्स होते हैं उनमें 2 बार दिया जाता है, जबकि वे फसल्स जिनका क्रॉप ड्यूरेशन 4-5 महीने से अधिक होता है, तो इस प्रकार के फील्ड में इस प्रकार के फसलों में हम 3 बार नाइट्रोजन का एप्लीकेशन करते हैं बराबर बराबर भागों में। नेक्स्ट पॉइंट, सुटेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स, यानी फर्टिलाइजर की सुटेबिलिटी के बारे में डिस्कस किया जाएगा। फर्स्ट पॉइंट, पोटेशियम सल्फेट इज यूज्ड वेयर क्वालिटी ऑफ क्रॉप इज रिक्वायर्ड बिकॉज पोटेशियम क्लोराइड रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स। यानी कि पोटेशियम सल्फेट इज यूज्ड वेयर क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स इज रिक्वायर्ड, यानी कि जहाँ मतलब पोटेशियम सल्फेट फर्टिलाइज़र का वहाँ पर प्रयोग किया जाता है जहाँ पर फसलों की क्वालिटी से संबंधित, जहाँ पर फसल जो होती है वो क्वालिटी से संबंधित होती है, जबकि पोटेशियम क्लोराइड रिड्यूस्ड द क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स। यानी कि जो पोटेशियम क्लोराइड होता है, यानी क्योंकि पोटेशियम क्लोराइड जो फर्टिलाइजर्स होता है यह फसलों की क्वालिटी को ख़राब करता है, जबकि पोटेशियम सल्फेट जो पोटासिक फर्टिलाइजर्स होता है यह फसलों की क्वालिटी को इंक्रीज करता है। इसीलिए पोटेशियम सल्फेट का प्रयोग होता है फसलों की क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर राइस क्रॉप्स अमोनियम सल्फेट इज द बेस्ट, यानी कि धान की फसलों के लिए सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर कौन सा होता है, तो धान की फसलों के लिए जो सबसे बेस्ट अमोनिकल फर्टिलाइजर होता है आपका अमोनियम सल्फेट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन एसिडिक सॉइल्स रॉक फॉस्फेट एंड एसएसपी इज यूज्ड इंस्टेड डीएपी, यानी कि एसिडिक सॉइल्स में डीएपी के अलावा हम रॉक फॉस्फेट एंड सिंगल सुपर फॉस्फेट का प्रयोग करते हैं। यानी कि एसिडिक सॉइल्स में डाई अमोनियम फॉस्फेट की जगह पर हम रॉक फॉस्फेट एंड सिंगल सुपर फॉस्फेट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन सैलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल्स अमोनिकल फर्टिलाइजर्स आर नॉट रिकमेंडेड बिकॉज अल्कलाइजेशन ऑफ अमोनिया टेक्स प्लेस, यानी कि इन सैलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल्स, यानी कि सैलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल्स में अमोनिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग जो होता है वो अमोनिकल फर्टिलाइजर जो था वो आवश्यक नहीं होता है, क्योंकि अल्कलाइजेशन ऑफ अमोनियम टेक प्लेस, क्योंकि इस प्रकार के सॉइल्स में अमोनियम का अल्कलाइजेशन देखने को मिलता है। इसी कारण सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल्स में अमोनिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं आवश्यक होता है। अमोनिकल फर्टिलाइजर्स का बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसमें अमोनिया का अल्कलाइजेशन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, इंडियन सॉइल्स आर यूनिवर्सल डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन एंड जिंक, यानी कि जो भारतीय मृदाएं होती हैं इसमें विश्वविख्यात रूप से, यानी कि इंडियन सॉइल्स आर यूनिवर्सल डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन एंड जिंक डिफिशियंसी, हमारे भारत के सभी प्रकार की मृदाओं में नाइट्रोजन एंड जिंक की कमी विस्तृत रूप से पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, फर्टिलाइजर ग्रेड इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स इन ए फर्टिलाइजर्स। फिर से जो फर्टिलाइजर ग्रेड होता है इसका मतलब क्या होता है, तो फर्टिलाइजर ग्रेड का मतलब यही होता है, फर्टिलाइजर ग्रेड का मतलब क्या होता है, तो फर्टिलाइजर ग्रेड इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स इन ए फर्टिलाइजर, यानी किसी भी फर्टिलाइजर्स में प्लांट के न्यूट्रिएंट के परसेंटेज को इंडिकेट करने के लिए ही फर्टिलाइजर ग्रेड तैयार किया जाता है। यानी जो फर्टिलाइजर ग्रेड रहता है इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट इन ए फर्टिलाइजर, यानी कि किसी भी फर्टिलाइजर में प्लांट न्यूट्रिएंट के परसेंटेज को इंडिकेट करने के लिए जिस ग्रेड का प्रयोग करते हैं उसी को हम फर्टिलाइजर ग्रेड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फर्टिलाइजर रेशियो इज द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ 3 मेजर एनपीके प्लांट न्यूट्रिएंट्स, यानी फर्टिलाइजर रेशियो जो होता है वो फर्टिलाइजर रेशियो इज द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ 3 मेजर प्लांट न्यूट्रिएंट्स, यानी कि फर्टिलाइजर रेशियो जो होता है वो 3 मेजर प्लांट न्यूट्रिएंट्स का रिलेटिव प्रोपोर्शन होता है। फिर से फर्टिलाइजर रेशियो जो होता है वो फर्टिलाइजर रेशियो जो होता है वो 3 मेजर प्लांट न्यूट्रिएंट्स का एक रिलेटिव प्रोपोर्शन होता है, जिसके अंतर्गत एनपीके फर्टिलाइजर आता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन वाटर लॉर्ड सॉइल अमोनियम सल्फेट इज बेस्ट सुइटेबल नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर, यानी कि जहाँ पर जलमग्न मृदा होती है वहाँ पर सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर कौन सा होता है, तो अमोनियम सल्फेट होता है, जिसमें 20% तक नाइट्रोजन की मात्रा और 24% तक सल्फर की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट फर्टिलाइजर है आपका पोटेशियम क्लोराइड और म्यूरेट ऑफ पोटाश इज द मोस्ट कॉमन एंड चीपेस्ट फर्टिलाइजर एमंग पोटासिक फर्टिलाइजर, यानी पोटासिक फर्टिलाइजर के अंतर्गत देखा जाए तो सबसे सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला जो फर्टिलाइजर्स और सबसे सस्ता प्रयोग किए जाने वाला जो फर्टिलाइजर्स होता है वो आपका म्यूरेट ऑफ पोटाश होता है। नेक्स्ट पॉइंट, पोटासिक फर्टिलाइजर इज सुइटेबल फॉर एसिडिक एंड हेवी सॉइल्स बट नॉट फॉर
अल्कलाइन सॉइल्स यानी पोटेशिक फर्टिलाइजर, यानी कि जो पोटासिक फर्टिलाइजर्स होते हैं यह एसिडिक एंड हेवी सॉइल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल होते हैं, लेकिन यह अल्कलाइन सॉइल्स के लिए बिल्कुल भी नहीं सूटेबल होते हैं। यानी पोटासिक जितने भी पोटासिक फर्टिलाइजर्स होते हैं यह एसिडिक एंड हेवी सॉइल्स के लिए बहुत ही सूटेबल माने जाते हैं, लेकिन अल्कलाइन सॉइल्स के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं माने जाते। नेक्स्ट पॉइंट, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में आपका स्यूडोमोनास एंड बैसिलस आते हैं, यानी कि डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के रूप में कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं, तो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के अंतर्गत स्यूडोमोनास एंड बैसिलस आते हैं। और यह किस में देखने को मिलते हैं, तो डीनाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस में ज़्यादातर इन्वॉल्व रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कन्वर्जन ऑफ अमोनियम इनटू नाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोसोमोनास, यानी कि जब अमोनिया का नाइट्रेट में कन्वर्जन होता है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो नाइट्रोमोनास के नाम से जानते हैं। नाइट्रोमोनास यानी कि कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू द नाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोसोमोनास, यानी नाइट्रोसोमोनास की उपस्थिति में ही अमोनिया का नाइट्रेट में कन्वर्जन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, कन्वर्जन ऑफ नाइट्राइट टू नाइट्रेट थ्रू नाइट्रोबैक्टीरिया, यानी कि जो नाइट्रेट का नाइट्रेट यानी नाइट्राइट का कन्वर्जन जो नाइट्रेट में होता है, ये किसके द्वारा होता है, तो नाइट्रोबैक्टेट के द्वारा होता है। नाइट्रोजन इन थाईयूरिया, यानी थाईयूरिया में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा पाई जाती है, तो थाईयूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 36.8% तक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, AM एंड नाइट्रोजन सर्व आर नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर्स, यानी कि AM एंड नाइट्रोजन सर्व जो होते हैं वे एक प्रकार के नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर्स के रूप में काम करते हैं, यानी कि AM एंड नाइट्रोजन सर्व AM एंड N सर्व आर नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर्स, यानी AM एंड N सर्व जो होता है वो नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर्स के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन एनरोबिक सॉइल्स सुल्फा are reduced to the hydrogen sulfide by the action of desulfovibrio in anaerobic soils, यानी कि जो एनारोबिक सॉइल्स होते हैं जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, यानी कि वह सॉइल्स जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति पाई जाती है उसी को हम एनारोबिक सॉइल्स के नाम से जानते हैं। सुल्फा आर रिड्यूस्ड टू हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी यहाँ पर जो सुल्फा होता है यह हाइड्रोजन सल्फाइड को रिड्यूस करने का काम करता है बाय द एक्शन ऑफ डीसल्फोविब्रियो बैक्टीरिया, यानी कि डीसल्फोविब्रियो बैक्टीरिया के कारण बैक्टीरिया के एक्शन के द्वारा, यानी कि डीसल्फोविब्रियो बैक्टीरिया के एक्शंस के द्वारा हाइड्रोजन सल्फाइड का जब रिडक्शन सुल्फा एनारोबिक सॉइल्स में हो जाता है तो यह फिर से एनारोबिक सॉइल्स सुल्फा आर रिड्यूस्ड, यानी कि एनारोबिक सॉइल्स में सीधे सेंटेंस सही नहीं बैठ रहा है। इन एनारोबिक सॉइल्स यानी एनारोबिक सॉइल्स जिसमें ऑक्सीजन की कमी पाई जाती है, सुल्फा जो होता है यह डीसल्फोविब्रियो बैक्टीरिया के एक्शंस के द्वारा हाइड्रोजन सल्फाइड में रिड्यूस्ड कर देता है। फिर से सुल्फा आर रिड्यूस्ड टू हाइड्रोजन सल्फाइड बाय द एक्शन ऑफ डीसल्फोविब्रियो बैक्टीरिया, यानी कि इनएरोबिक सॉइल्स में एनारोबिक सॉइल्स में जिसमें ऑक्सीजन की कमी पाई जाती है वहाँ पर जो जब हम सुल्फा का एप्लीकेशन फील्ड पर करते हैं तो यह डीसल्फोविब्रियो बैक्टीरिया के एक्शन के द्वारा हाइड्रोजन सल्फाइड में रिड्यूस्ड हो जाता है या फिर टूट जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, एलिमेंट सल्फर व्हेन अप्लाइड टू द सॉइल इज कन्वर्टेड टू सल्फेट बाय थायोबैसिलस स्पीशीज, यानी जब हम किसी एलिमेंट का प्रयोग सल्फर के रूप में करते हैं सॉइल में, यानी एलिमेंट सल्फर व्हेन अप्लाई टू द सॉइल्स, यानी जब हम सल्फर एलिमेंट का एप्लीकेशन सॉइल्स में करते हैं तो यह किस बैक्टीरिया के द्वारा सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि जब हम सल्फर का एप्लीकेशन सॉइल में यानी जब हम सल्फर एलिमेंट का एप्लीकेशन सॉइल्स में करते हैं तो यह किस बैक्टीरिया के उपस्थिति के कारण या फिर किस बैक्टीरिया के द्वारा यह सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो थायोबैसिलस स्पीशीज के द्वारा यह कन्वर्ट हो जाता है। फिर से द एलिमेंट सल्फर व्हेन अप्लाई टू द सॉइल्स, यानी कि जब हम सॉइल्स में किसी भी सल्फर एलिमेंट का एप्लीकेशन करते हैं तो यह थायोबैसिलस स्पीशीज यानी फिर थायोबैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट हेडिंग, बायो फर्टिलाइजर्स आर बायो इनोकुलेंट्स, यानी बायो फर्टिलाइजर्स को हम बायो इनोकुलेंट के नाम से जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू बायो फर्टिलाइजर्स आर फिर बायो इनोकुलेंट्स, देज आर प्रिपरेशन कंटेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट सप्लाई न्यूट्रिएंट्स स्पेशली नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, यानी कि देज आर प्रिपरेशन कंटेनिंग